नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया है और उस नए नोटिफिकेशन में ही आया है नया सिलेबस। तो उसमें बताया गया है कि एक 18 जुलाई से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग 1 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं और 31 अगस्त से जो है वो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आशा हम यही करेंगे कि 31 अगस्त से ही पेपर हो, है ना। और यदि बढ़ता भी है पेपर तो आप ये मान के चल सकते हैं 5 से 10 दिन ही एक्सटेंड होगा, नहीं तो जनरली यही प्रिपरेशन रहेगी कि आप 31 अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, बल्कि इसके पहले ही सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें और बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिवाइज भी करें। अब हम इस लेक्चर में भी हम बात करें, जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं कि नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस में आपका है ना हिंदी है, इंग्लिश है जो कि 15-15 मार्क्स की आने वाली है, सोशल साइंस है जो 20 नंबर की आने वाली है और आपकी जो मैथ है वो भी 20 नंबर की आने वाली है, लेकिन जो साइंस का पोर्शन रखा गया है वो रखा गया है 30 नंबर का। तो सीधी सी बात है, साइंस को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड करके रखा है और आपने देखा भी होगा कि कुल जैसे 20 यूनिट्स उन्होंने रखी हैं। कितनी यूनिट रखी हैं? उनके पास 20 यूनिट का सिलेबस रखा हुआ है। उसके सिलेबस पर भी हम डिटेल डिस्कशन वीडियो आपको लेकर आएंगे और यदि आप वो वीडियो देखकर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 85 टू 90 मार्क्स आपके आ जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम जो है अब एक जनरल एग्जाम की तरह ही लिया जाएगा। हालांकि लेवल इसका कितना उच्च हो सकता है, कितना निम्न हो सकता है, इसके बारे में परिकल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन आपको इसका हाई लेवल ही लेकर चलना है ना। लो लेवल से लेकर मॉडरेट और मॉडरेट से लेकर हाई तक लेकर चल रहे हैं और अब बेहतरीन तैयारी आपको करनी है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है 3 यूनिट आपकी हिंदी की दी गई हैं, 3 यूनिट आपकी दी गई हैं इंग्लिश की और दोनों के 15-15 मार्क्स हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपके, तो 4 यूनिट दी गई है मैथ्स की और 4 ही यूनिट दी गई हैं सोशल साइंस की, लेकिन 6 यूनिट दी गई हैं साइंस की, जिसमें स्पेशली आपको 2 यूनिट में फिजिक्स दी गई है, 2 यूनिट में दी गई है केमिस्ट्री और 2 यूनिट में दिया गया है बायोलॉजी। मतलब अब वो क्या करने वाला है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 10 नंबर की आपसे फिजिक्स पूछेगा, 10 नंबर से आपका केमिस्ट्री पूछेगा और 10 नंबर से आपसे पूछेगा बायोलॉजी के बारे में। मतलब उसने बेहतरीन क्लासिफाइड करके दिया हुआ है। अब देखो, अभी हम ये बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे कि ये सिलेबस जो आया है ये सही है या गलत है, इसके बारे में अब डिस्कस करने का समय नहीं है आपके पास, है ना। ये सब समय जो रहता है ये बहुत ही पहले के समय रहता है कि हम ये डिस्कस करें कि ये जो चीजें हुई हैं ये सही हुई हैं या गलत हुई हैं। अभी हम बस केवल ये बारे में चर्चा करेंगे कि जो चीजें हो गई हैं उसको हम कैसे नॉर्मलाइज करके और अपने परीक्षा के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी तरफ से क्या लेकर आए हैं, हम अपनी तरफ से लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 डेज जो लगभग बचे हुए हैं आपके, 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, कंटिन्यूअसली आपको हम साइंस के लिए क्लास लेकर आएंगे और ये क्लास होगी आपके सिलेबस में दिए गए जो टॉपिक हैं उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, और वो भी कौन से एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी के सिलेबस से लिए गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि ना सिर्फ व्यापम कोई भी एग्जाम हो अब केवल किस पर बेस हो गया है, आपका एनसीईआरटी पर ही बेस हो गया है, तो क्यों ना हम उसी को लेकर अब स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी यदि हम बात करते हैं तो ऐसे बच्चे जिन्होंने आर्ट और कॉमर्स से पढ़ाई की है ना, लेकिन फिर भी वो डीएड किए हुए हैं, तो बिल्कुल उनको निश्चिंत रहना है। यदि ये कंटिन्यूअसली आप जो हम वीडियोस आपको डालते हैं ये आप रख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनके नोट्स बना लेते हैं या इनको बार बार पढ़ लेते हैं, तब भी आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। लगभग 28 से 27 नंबर जो है, 27-28 नंबर आपके आराम से पहुंच जाएंगे। आपको निश्चिंत रहना, क्योंकि इसमें हम इजी टू मॉडरेट दोनों ही लेवल लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स के बारे में यदि हम बात करें तो यूनिट नंबर 15 और यूनिट नंबर 16 में आपका दिया हुआ है। यूनिट नंबर 15 में आपको फोर्स, मैकेनिक्स और हीट के बारे में पढ़ना है ना। डिटेल यदि आप केवल सिलेबस का जो पॉइंट दिए गए हैं इनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका 100% सिलेबस हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूनिट सिस्टम, उसके साथ साथ फंडामेंटल जो यूनिट होती है। आपको पता है यूनिट सिस्टम में 2 यूनिट चलती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक डेराइव्ड यूनिट होती है। तो इन ये हम जो है आज के लेक्चर में ये तीनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मोशन, ये फोर्स और मैकेनिक्स पर, या फिर यांत्रिकी वाला चैप्टर होता है जिसमें हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे,
अब सर आप कहेंगे कि सर पढ़ेंगे या फिर एमसीक्यूज लगाएंगे, तो हम जो है यहाँ पर एमसीक्यूज लगाएंगे, लेकिन वो एमसीक्यूज होने वाले जो हैं वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ होंगे और पूरा सिलेबस आपका इन्हीं एमसीक्यूज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपका अपनी जो है व्याख्या समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को वर्ग 3 चयन परीक्षा को ध्यान में रखकर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी प्रणाली जो है वो फ्रेंच आधारित है, मतलब फ्रांस में जिसका जन्म हुआ था और उसी साइड ज्यादा प्रचलित है। आपको पता है यदि हम सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस पद्धति के मेथड के बारे में चर्चा करते हैं तो अलग-अलग मेथड होती हैं, है ना? जैसे यूनिट और मेजरमेंट की पहले सीजीएस पद्धति, पहले पूरे विश्व में कोई स्टैंडर्ड जो है सेट नहीं किए गए थे। तो पहले एसजीएस सीजीएस पद्धति चलती थी, कहीं पर एफपीएस पद्धति चलती थी, कहीं पर एमकेएस पद्धति चलती थी, लेकिन फिर बाद में चलकर एक है ना विश्व को एक रूप देने के लिए एक पद्धति लाई गई जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड द इंटरनेशनल, है ना? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति मेथड जिसको कहते हैं, जो पूरे विश्व में ही चलती है। मतलब इसके जो यहाँ चलेगी, जो भारत में नापोगे वही अमेरिका में भी वही होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना होता है, पहले फ्रेंच प्रणाली जो चलती थी, फ्रेंच आधारित पद्धति है, वो है आपकी सीजीएस पद्धति, जिसमें क्या होता है ना, लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, लेंथ, है ना, और वे वजन जिसको मास कहते हैं हम, मास और टाइम। तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में मापा करते थे, मास को यानी द्रव्यमान को हम ग्राम में मापा करते थे और टाइम को तो हम पता है तीनों में ही सेकंड में मापते हैं। इसके बाद एक होती है एफपीएस पद्धति जिसमें लेंथ को फुट में मापा जाता है ना, मीटर को मास को है ना पाउंड में मापा जाता था और टाइम को सेकंड में मापा जाता था। इसी इसी तरह से एक पद्धति होती थी एमकेएस पद्धति, जिसमें ये होता था मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और फिर बाद में चलकर एमकेएस पद्धति को ही हमने स्टैंडर्ड द इंटरनेशनल पद्धति के रूप में नामांकित किया और फिर इसको ही हमने पूरे विश्व में इसी को स्टैंडर्ड मान लिया था। ठीक है, इस तरह से आपकी ये तीनों पद्धति हैं। सीजीएस पद्धति है, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, मिक्स रहेगा, यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम, इसमें कोई ये नहीं रहेगा कि केवल इंग्लिश में ही है या हिंदी में ही है ना, बाइलिंगुअल ये लेक्चर्स रहने वाले हैं, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा जाता था, ये फ्रेंच सिस्टम था। वहीं फुट, पाउंड और सेकंड वाला सिस्टम जो है ये ब्रिटिश मेथड कहलाती है, मतलब ब्रिटेन और यूके जहां पर चलता है वहां पर ये चला करती थी। बाद में एमकेएस पद्धति आई जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड आ गया और इसी पद्धति को फिर आगे चलकर हमने क्या किया, स्टैंडर्ड द इंटरनेशनल का नाम दिया। तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, मात्रक की पद्धतियां, अलग अलग मेथड हुआ करती थी। बाद में इसको काय में चेंज हो गया, ये बाद में जो चेंज हो गया ये आपका चेंज हो गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो इसी तरह से हम आपको बताते चलेंगे और इसी तरह से आपको एमसीक्यूज करवाते चलेंगे, है ना। बस आपको करना क्या है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है, ताकि जितना ज्यादा, है ना, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमें उतनी ही ज्यादा मोटिवेशन आएगी और फिर हम उसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको कंप्लीट करवाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। ठीक है, इसके साथ साथ यदि मुझे टाइम मिलेगा तो सोशल साइंस का भी हम आपको एनसीईआरटी का पूरा एक सार लेकर, है ना, वन लाइनर किसी मैराथन में या किसी एमसीक्यूज की मैराथन में हम आपको करवा देंगे। बस आपको साथ बने रहना है विश्वास के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ज्योति तीव्रता की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, एम्पियर होती है, कैंडेला होती है या ल्यूमेन होती है। तो केल्विन आपको पता है क्या मापा जाता है, केल्विन से मापते हैं हम टेम्परेचर। ठीक है, कितना केल्विन टेम्परेचर है ना। एम्पियर से मापी जाती है विद्युत धारा और कैंडेला जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कैंडेला से क्या मापा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूनिट की दो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली दो होती हैं, कभी कभी तीन भी कह लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं, एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट। इसको हम हिंदी वाले छात्र इसको मूल मात्रक कहते हैं और दूसरे वाले को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों में यदि हम बात करते हैं तो मूल मात्रक जो है ये 7 होते हैं। आप ये हमसे लिख के ले लो, आप किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट से आने ही आने वाले हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। 7 आपकी जो है फंडामेंटल यूनिट लिखी गई हैं, एक तो लेंथ, मास,
टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये इनका अपना अपना एक इतिहास है कि लेंथ को हमने कैसे कहा कि मीटर में मापेंगे, मास को हमने कैसे कहा कि हम किलोग्राम में मापेंगे, टाइम को हमने कैसे कहा कि सेकंड में मापेंगे। इनके ये अलग अलग अपनी अपनी एक कहानी है, लेकिन अभी हम केवल इतना याद रखेंगे कि ये फंडामेंटल यूनिट होती हैं और इन्हीं के द्वारा विश्व की जितनी भी यूनिट्स हैं, वर्ल्ड में जितनी भी डेराइव्ड यूनिट्स हैं, वो इन्हीं बेसिक या इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ हो गया, ये तीन तो हमें याद रहती हैं। इसके साथ आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं और इसका सिंबल ए होता है। टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं और ये हमने आपको अभी पूछा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मूल में मापते हैं और इसको मूल इस तरह से लिखा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। वहीं कुछ किताबों में भी हम देखते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में तो इसको सप्लीमेंट्री ना कहकर सीधी डेराइव्ड यूनिट ही कहा गया है, तो इसको याद नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखोगे कि प्लेन एंगल जो होता है ना, यानी समतल जो कोण होता है उसको रेडियन में मापते हैं, वहीं सॉलिड एंगल जो होता है उसको स्टेरेडियन में मापते हैं। ठीक है, ये हमें याद जरूर रखना है। ये जो टेबल हम आपके सामने है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है सब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये 100% श्योरिटी है कि इसी टेबल में से कोई ना कोई एक डेराइव्ड यूनिट आपसे पूछी जाएगी। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी बहुत ही इजी वे में हो जाता है, हालांकि ये सिलेबस में दिया हुआ है आपके, है ना। देखो, यदि आप सिलेबस पे जाते हो तो आपकी स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, आपसे इनके बारे में भी पूछ सकता है। लेकिन आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना जो शुरू करेंगे, वो पढ़ना शुरू करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे मापते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना आपकी दूरी तय की गई है और कितने समय में तय की गई है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, और कितने टाइम में वो चेंज हुई है उसको आपको एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। डेंसिटी, घनत्व क्या कहलाता है, किसी भी वस्तु का कितना मास है और वो कितना जगह घेरता है, वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह से आपको सारी डेराइव्ड यूनिट्स एक एक बार पढ़ लेनी है। हालांकि, है ना, जैसे आप मोमेंटम के बारे में भी हम बात करेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मोशन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, तो हम आप उस समय आपका पूरा एक्सप्रेशन ये बताएंगे। उसके साथ साथ इनर्शिया भी हम पढ़ने ही वाले हैं, फोर्स भी हम पढ़ेंगे, प्रेशर भी हम पढ़ेंगे, वर्क एंड पावर एनर्जी पढ़ेंगे, इम्पल्स भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वहीं हम आपको उसका जो है क्या बताने वाले हैं, एक्सप्रेशन बताने वाले हैं। तो वो आपको जरूर याद रख लेना है। ठीक है, तो कितने प्रकार की यूनिट होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक डेराइव्ड यूनिट होती है, और फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर कहते हैं इंग्लिश में। लाइट ईयर्स को काय में मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, नक्षत्रीय, स्टेलर डिस्टेंस, रॉकेट या फिर विंड स्पीड। तो सीधी सी बात है, जो लाइट ईयर होता है, ठीक है, जो लाइट ईयर होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है वास्तविकता में, ये आपको याद रखना है। तो ये दूरी की इकाई है, काय की इकाई है प्रकाश वर्ष, ये काय की इकाई है। स्टेलर डिस्टेंस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नक्षत्रीय दूरियां। प्रकाश वर्ष को काय से, प्रकाश वर्ष में काय को मापा जाता है, तो डिस्टेंस की ये जो है क्या है, आपकी यूनिट है। देखो, ये हमने पूरा आपको देके रखा हुआ है। सबसे नीचे, यदि हम इसके नीचे भी होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, लेकिन अभी हम यदि हम बेसिक मानकर चलते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। फिर किलोमीटर से आगे आएंगे तो मिलेगा आपको 1 मील, 1 मील में होता है 1.609 किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर मान सकते हैं। फिर मील से ऊपर जाएंगे तो नॉटिकल मील आपको देखने को मिलेगा। एक नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर। तो ये सारी आपसे पूछता है कि बताओ नॉटिकल मील, एस्ट्रोनॉमिकल मील, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर या फिर पारसेक, ये सारे जो हैं ये किसकी यूनिट हैं। तो आप बोलोगे सर ये सारे जो हैं ये दूरी की मात्रक है। काय की मात्रक है, लंबाई की मात्रक है, कितनी लंबाई है, कितनी डिस्टेंस तय की गई है,
उसके मात्रक हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। तो जो लाइट ईयर है ये काय की मात्रक है, काय की यूनिट है, ये नक्षत्रीय दूरियां, बहुत बड़ी-बड़ी दूरियों को जो है वो लाइट ईयर्स में मापा जाता है। ठीक है, याद रखना है 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉटिकल मील 1 ये पूरी याद रख, देखो ये सारा जो है आपका यूनिट वाले चैप्टर का हिस्सा है, तो ये आपको जरूर बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ रहे हैं कि एक पार्सेक में कितने मीटर होता है, तो 3.0 आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये चीजें। एक पार्सेक में कितना मीटर होता है, एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अब याद कर लेनी है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक चीज जो मुझे मिसिंग लग रही है वो ये है कि एक पार्सेक, ठीक है, एक पार्सेक, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो पार्सेक है ये दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है। इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं होती है। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हो, या फिर पृथ्वी सूर्य या किसी अन्य प्लानेट के बीच की दूरी हो, वो पार्सेक में ही मापी जाती है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, मतलब एक पार्सेक के बराबर में कितने कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26। ठीक है, लगभग 3.25 गुना ज्यादा बड़ा होता है एक पार्सेक। ठीक है, अब हम और यदि ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं तो कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण ऐसा यूनिट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे होता है भार, वेट। अब जनरल भाषा में तो हम ये मान के चलते हैं भैया कि बताओ आपका वेट कितना है, तो हम कहेंगे सर आपका वेट है 70 किलोग्राम। वो मास है, वो क्या है आपका मास है। तो मास अलग चीज होती है, वेट अलग चीज होती है, तब जब हम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। समझ रहे बात के लिए, तो मास को हम सर किलोग्राम में मापते हैं, जबकि वेट को मापते हैं न्यूटन में। याद रखना है वेट की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन है। कैसे है, इसको हम बल वाले जो फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, फिर पोलर पोटेंशियल के बारे में पूछा है कि बताओ पोलर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है। तो पोलर पोटेंशियल होता है, तो किसी भी इसको जनरली हम चुंबक से रिलेट करके देखते हैं। चुंबक से रिलेट करके कैसे देखते हैं, इसको क्या करते हैं, जैसे कोई एक चुंबक है और दो चुंबक हैं, इसको लटका दिया जाता है, तो एक चुंबक का जो ध्रुव है ये इस चुंबक को कितनी क्षमता से अपनी ओर खींचेगा, वो उस चुंबक की क्या कहलाती है, पोलर पोटेंशियल कहलाती है। और इसको एम्पियर इंटू मीटर में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, एम्पियर इंटू मीटर में मापा जाता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, अदिश राशि होती है, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, ये अदिश राशि होती है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है। तो ये भी हमें इस यूनिट वाले चैप्टर में याद रखना है कि कौन सी जो है अदिश राशि होती है और कौन सी सदिश राशि होती है। ठीक है, फिर ऊर्जा का है ना, अदिश को स्केलर कहते हैं कि अदिश को कुछ और कहते हैं, ठीक है, देखेंगे इसको अपन, है ना। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है, मतलब अपन पढ़ते हैं वर्क, है ना, कार्य ऊर्जा और वर्क एनर्जी एंड पावर एक साथ पढ़ते हैं। तो ऊर्जा की जो यूनिट होती है कार्य और ऊर्जा, है ना, जो वर्क होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, जबकि पावर जो होती है उसकी क्या होती है आपकी, है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, है ना, जो इंटेंसिटी होती है, देखो ध्वनि जब हम पढ़ते हैं, ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। एक तो आपकी तीव्रता पढ़ते हैं, इंटेंसिटी पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं प्रबलता, जिसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, लाउडनेस कहते हैं। एक तो आपको ये याद रखना पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आती है आपको पिच क्या कहलाता है, ये याद रखना होता है ना। तो इंटेंसिटी, लाउडनेस, पिच, है ना, और इको वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। तो केल्विन तो हमने पहले ही बता दिया आपको, केल्विन में क्या मापा जाता है, टेम्परेचर। ठीक है, वोल्टेज विभव मापा जाता है, और वेबर मापी जाती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुछ और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि दी साउंड की इंटेंसिटी
45 डेसिबल से ज्यादा होती है, 45 डेसिबल तक जो होती है, तो वो बेस्ट होती है फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स, मतलब हमारे कानों के लिए सही होती है। यदि 75 डेसिबल से ऊपर ये चली जाती है तो हार्मफुल हो जाती है, हमें हानिकारक होने लगती है। और यदि 80 डेसिबल से ऊपर चली जाती है तो उसको नॉइज कहते हैं या फिर शोर कहते हैं। हम कहते हैं ना बहुत शोर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है शोर, तो वहां की जब साउंड की इंटेंसिटी 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम शोर कहने लगते हैं। फिर इसी तरह से जब 85 टू 90 हो जाती है तो पर्सन क्या हो जाता है, डीफ हो जाता है, मतलब बहरा हो सकता है। और यदि 150 डेसिबल से ज्यादा यदि वो साउंड सुन लेता है तो जो वो पर्सन है वो पागल भी हो सकता है। द पर्सन बिकम कैन क्रेजी, ठीक है, पागल भी वो हो सकता है। तो ये कुछ फैक्ट है, ये जो हम साउंड वाला चैप्टर आपको एमसीक्यूज करवाएंगे तो और अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपकी बाहर की ऐसा यूनिट, तो ये अपन पढ़ ही चुके हैं, इसको पहले ही बता दिया है मैंने आपको, न्यूटन है। वेट के बारे में भी आपको हम अभी फोर्स वाले चैप्टर में बताएंगे कि एक्चुअली वेट कहलाता क्या है। संवेग की इकाई क्या है, संवेग क्या कहलाता है, मोमेंटम। संवेग क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, जिसको पी से दर्शाते हैं। पी क्या होता है, किसी भी वस्तु का कितना मास है ना, और कितनी उसकी वेलोसिटी है, यदि उनका गुणा कर देते हैं तो क्या मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। समझ रहे हैं? तो मास को हम किससे मापते हैं, किलोग्राम से मापते हैं, और वेलोसिटी मतलब जो वेग होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे निकालना सीखेंगे कि जब हमें ये पता होगा कि मोमेंटम कहलाता क्या है, फोर्स कहलाता क्या है, बल कहलाता क्या है, प्रेशर कहलाता क्या है, समझ रहे हैं, आपेक्षिक घनत्व कहलाता क्या है, घनत्व क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी जो यूनिट है वो निकाल सकेंगे, ठीक है। और यदि आप कोई भी बुक रखे हैं साइंस की तो आज आपका ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले तो उस यूनिट वाले चैप्टर को उठाकर एक बार बहुत अच्छे से आप रीड करें। यदि हमारे साथ साथ आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अब इसी चैप्टर में आपका एक और चैप्टर जुड़ा रहता है जिसमें लिखा होता है कि बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे जैसे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मेजर किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा सभी को पता होगा, है ना, रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब भूकंप आता है तो उस समय कितने तेजी से कंपन हो रहा है ये दर्शाता है कौन, सिस्मोग्राफ, है ना। तो भूकंप के जो कंपन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। इसी तरह से बहुत जब वाहन हमारे द्वारा चलाया जाता है, कोई भी चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है वाहन के द्वारा तय की गई, उसको मापने के लिए हम कौन से यंत्र का यूज करते हैं, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर ओडोमीटर। तो याद रखना है ओडोमीटर के द्वारा ये जो दूरी है वो तय की जाती है, ठीक है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति, और स्पीडोमीटर के द्वारा किसी भी वाहन के द्वारा वो किस गति पर चल रहा है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से रेक्टर स्केल होता है, एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है, उस कंपन को रिकॉर्ड करता है, और उस कंपन की तीव्रता कितनी है उसको मापते हैं हम रेक्टर स्केल पर। तो रेक्टर स्केल जो होता है वो अर्थक्वेक को माप का जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मापा किसमें जाता है, रेक्टर स्केल पर मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है सिस्मोग्राफ और रेक्टर स्केल दोनों ही अर्थक्वेक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, ऐसी कौन सी, है ना, यहाँ पर क्वांटिटी है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, या फिर प्रेशर या फिर दाब। इसका सही आंसर होने वाला है सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व जो होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, ये एक रेशियो होता है। क्या होता है साहब, ये एक रेशियो होता है ना, ये कोई, है ना, क्वांटिटी नहीं होती है। किसी भी सब्सटेंस की कितनी डेंसिटी है ना, और उस सब्सटेंस की डेंसिटी किस सब्सटेंस के रेफरेंस में पूछी जा रही है, उनका जो रेशियो होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और यहाँ पर रेफरेंस वाले में जनरली जल आता है, पानी आता है, तो पानी के रेफरेंस में उसकी डेंसिटी कितनी है दूसरे तत्व की, दूसरे सब्सटेंसेस की, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, ऐसी कौन सी राशि है जो इसकी स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है, अदिश राशि को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी
कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाती है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको दर्शाने के लिए हमें दिशा की जरूरत ना हो, ठीक है, केवल क्या दर्शाना पड़े? परिमाण या फिर संख्यात्मक मान होता है जिसका जिसका क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है। जैसे आयतन, है ना, आयतन में क्या है? कितना आयतन है आपका, कितना मीटर क्यूब? तो इसमें तो बिल्कुल सही है, यह अदिश राशि है। द्रव्यमान, मेरा 70 किलो वजन है, तो ये क्या है? इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है, किस दिशा में है, किसी भी दिशा में जाओगे आपका मास उतना ही रहेगा। वही लंबाई, आप किसी भी दिशा में चले जाओगे आपकी लंबाई भी उतनी ही रहेगी। लेकिन जो फोर्स होता है ये पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको ये बताना पड़ता है कि इस दिशा में इतने न्यूटन का बल लग रहा है। तो बल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, असदिश राशि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वायुमंडलीय दबाव, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मापा जाता है ये मापा जाता है आपके बैरोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का पता लगाता है, थर्मामीटर आपके टेम्परेचर का पता लगाता है, और मल्टीमीटर का आप देखना पड़ेगा, और बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगाता है। बैरोमीटर के बारे में हम कई बार पढ़ते हैं कि यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे चढ़ता है तो मतलब बारिश होने की संभावना होती है। यदि अचानक से चढ़ता है, बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है, तो क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। और यदि धीरे धीरे नीचे आता है या आता है नीचे आता है, तो इसका मतलब मौसम खुला या साफ रहने की संभावना रहती है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, बैरोमीटर मापता है इसको। आगे देखते हैं तो आगे यदि हम देखते हैं तो देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तरल पदार्थ की जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, तो इसको इस तरह से मापना है आपको। डेंसिटी मिलेगी आपको हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर का जो डा है ये डेंसिटी को दर्शाता है ना, यानी आपके पदार्थ की कितनी डेंसिटी है इसको मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, जबकि हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। याद रखना इसको, ये बहुत बड़ा है ना डिफरेंस है, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और हम कई बार उसमें फंस भी जाते हैं। फेदोमीटर, है ना, गहराई पता करने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। तो डेंसिटी और ड्रोमीटर ये याद रखना, ये आप आपस में कनेक्टेड हैं। हाइड्रोमीटर का यूज डेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर का यूज ह्यूमिडिटी को मापने में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पानी के अंदर का वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोनार का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया, किससे लगाया जाता है? सोनार से। साउंड ऑफ नेविगेशन, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है ना, ये भी आप याद रख लेना। साउंड ऑफ, है ना, नेविगेशन, रेंजिंग, है ना, ऐसा डिस्टेंस, ऐसा कुछ इसका है फुल फॉर्म, आप याद रख लेना, पूछा जा सकता है। तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। हवा की शक्ति, यह जो बह रही है हवा, यह हमारे चारों ओर या ग्राउंड में चारों ओर कहीं पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये मापी जाती है एनीमोमीटर से। किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। स्पीडोमीटर से किसी वाहन की स्पीड को मापा जाता है। ऑडोमीटर से किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, और एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है, ठीक है। फिर एक ये हम अभी टेलीग्राम पर एक और लिस्ट डालेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं। हालांकि ये समय समय पर आप जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेंगे, है ना, फोर्स भी पढ़ लेंगे, मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तब बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाएंगी। तो एक बार जो होता है ना, ये होता है 10⁻⁻5 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻⁻5 के नहीं, +5 के होता है ना। इसके बराबर होता है 10⁻5 पास्कल के बराबर में होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ल्यूमेन किसका मात्रक है ना। तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लस्क का मात्रक है। किसका मात्रक है? लाइट का जो फ्लस्क होता है, ल्यूमेन होता है, वो ये बताता है कि किसी चीज की जो रोशनी आ रही है वो कितनी तेजी से आ रही है। तो उसको हम क्या मानते हैं ल्यूमेन से मापते हैं। यहीं पर आपको याद रखना है कि ज्योति फ्लस्क का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। वहीं ज्योति
तीव्रता का जो मात्रक है ये है कैंडेला, हमने शुरू में भी इसको डिस्कस करके आपको बता दिया है। ठीक है, और ये जो है एक फंडामेंटल यूनिट भी है, कैसी है, फंडामेंटल यूनिट है, जबकि ये एक डेराइव्ड यूनिट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है, देखो अलग अलग चीजें होती हैं, है ना, यदि समुद्र की गहराई को मापना है तो फेदोमीटर है ना, समुद्र में किसी वस्तु को पता लगाना है तो सोनार का यूज किया जाता है, वायु की गति को पता लगाना है तो एनीमोमीटर का यूज किया जाएगा, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब का पता लगाना है तो बैरोमीटर का यूज किया जाएगा, और यदि हमें हवाई जहाज की ऊंचाई या ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु की धरती से डिस्टेंस को मापना है तो हमें अल्टीमीटर का यूज करना होगा, किसका, अल्टीमीटर का यूज करना होगा। इस तरह से आपको इस चैप्टर में सारी यूनिट पढ़नी है, ठीक है ना, सारी यूनिट के साथ आपको मेजरमेंट के जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको भी पढ़ना है ना, और इसके साथ साथ आपको विमाएं पढ़नी है, डायमेंशंस पढ़ने हैं, है ना, जो धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, है ना, ताकि मोटिवेशन आए और उसको हम और तेजी से अच्छे से आपको क्लास प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और हो सकता है फोर्स के जो नियम वगैरह या गति के समीकरण वगैरह जो हैं, और उसमें जो न्यूमेरिकल वगैरह भी आना है वो भी हम थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, ताकि यदि आपका एनसीईआरटी बेस वो न्यूमेरिकल पूछता भी है तब भी आपसे वो न्यूमेरिकल बन जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।